Hello everyone, this is Vansh here and I welcome you all to my YouTube channel Law by Vansh Batra। सो आज की इस वीडियो में हम आईपीसी की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 35 से लेकर 38 डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 35 से। ये जो चारों सेक्शंस हैं ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप, इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। कई बार ये प्री में तो पूछ ही लिए जाते हैं, जुडिशियल सर्विस एंड मेंस एग्जामिनेशन में भी को पूछ लिया जाता है। तो आइए चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 35 से। सेक्शन 35 की हेडिंग है व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। तो सेक्शन 35 क्या कह रहा है? सेक्शन 34 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। सेक्शन 34 कह रहा था कि जब सेवरल पर्सन्स कोई एक्ट कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं तो सबकी वहाँ पर सेम लायबिलिटी होती है, जॉइंट लायबिलिटी हो जाती है। सेक्शन 35 क्या कह रहा है कि जहाँ पर कोई एक्ट किया जा रहा है, वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन। जहाँ पर कोई एक्ट किया जा रहा है एंड वो क्रिमिनल इसलिए है बिकॉज वो क्रिमिनल नॉलेज या फिर इंटेंशन से किया जा रहा है एंड सेवरल पर्सनस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वो एक्ट वैसे क्रिमिनल नहीं है पर वो क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज के साथ किया जा रहा है एंड कई लोग उसको एक्ट को कर रहे हैं। तो ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल फॉर द एक्ट। तो जितने भी पर्सन उस एक्ट को ज्वाइन करेंगे उसी सेम नॉलेज और इंटेंशन के साथ वो वहाँ पर लाइबल होंगे, उसी मैनर में जैसे कि वो एक्ट जो है अकेले के द्वारा किया गया हो उस नॉलेज या फिर इंटेंशन से। इसका मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ काफ़ी अच्छा। A and B ask for money 5 lakh each for their business from C with the intention to never returning back। A and B जाते हैं C के घर पे एंड C को कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए दे दो हमारे बिजनेस के लिए। एंड वहाँ पर A और B की इंटेंशन होती है वो जो 5 लाख रुपए वो C से ले रहे हैं वो उनको C को कभी वापस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, किसी से पैसे उधार लेना, क्या ये एक्ट एक ऑफेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। किसी से पैसे उधार लेना बिल्कुल ऑफेंस नहीं है। पर ये जो एक्ट है ये ऐसी इंटेंशन के साथ किया जा रहा है कि हम इनको सी को पैसे वापस ही नहीं करेंगे। इस नॉलेज के साथ किया जा रहा है कि सी को वापस करने ही नहीं है हमने, जो हम 5 लाख रुपए ले रहे हैं। ये जो एक्ट है ये इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है कि सी को धोखा दे सकें, रिसीव कर सकें सी को। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर जॉइंटली लायबल हो जाएंगे। सेक्शन 415 चीटिंग आईपीसी के अंदर ये जो दोनों हैं ए एंड बी लायबल हो जाएंगे। सेक्शन 35 हो गया हमारा। सेक्शन 36 पर आते हैं। सेक्शन 36 की हेडिंग है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। ये सेक्शन क्या कह रहा है? ये सेक्शन कह रहा है वेयर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन एक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन इज एन ऑफेंस। जब भी एक इफेक्ट को कॉज करना या अटेम्प्ट करना उस इफेक्ट को कॉज करने का एक्ट से या फिर ओमिशन से एक ऑफेंस होता है। मतलब ये कह रहा है कि कोई एक्ट ऐसा है जिसका इफेक्ट जो है वो ऑफेंस है, या फिर कोई ओमिशन ऐसा है जिसका जो इफेक्ट है वो ऑफेंस है। तो ये समझा जाएगा, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड कि जो वो इफेक्ट आया है पार्टली बाय जो एक्ट आया है एंड पार्टली बाय ओमिशन आया है वो एक ही ऑफेंस है, वो सेम ऑफेंस है। इस सेक्शन का हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा ये सेक्शन। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए जो है इंटेंशनली जेड को डेथ कॉज कर देता है, जेड की डेथ कॉज कर देता है। कैसे डेथ कॉज करता है वो ए जो है जेड की? पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। पहले तो वो जेड को खाना नहीं देता, ठीक है, ओमिट कर देता है फूड देने से, एंड फिर वो जेड को मारता है जिसकी वजह से जेड की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ए ने मर्डर करा है। क्या है देखिए, उसने पहले मान लीजिए 2 दिन तक या फिर 3 दिन तक मान लीजिए जेड को खाना ही नहीं दिया। अब पार्टली उसने ओमिट कर दिया फूड देने से, जिसकी वजह से जेड जो है कमज़ोर हो गया बिल्कुल। अब वो गया 34 दिन गया, जेड जो है जिंदा है पर कमज़ोर हो चुका है। अगर उसको 2 दिन और खाना ना दिया जाता तब जेड की डेथ हो जाती, पर उसने क्या करा, 3 दिन खाना नहीं दिया जेड को। अब वो चौथे दिन जाता है कमरे में और वहाँ पर जेड को मारता है। पहले ही वो कमज़ोर हो चुका है, अब उसकी मार की वजह से वो पहले ही कमज़ोर हो चुका था जेड वहाँ पर मर जाता है। तो यहाँ पर ए ने मर्डर कमिट करा है। जो ओमिशन करा था उसने ए ने एंड जो एक्ट करा था उनका इफेक्ट क्या था? उनका इफेक्ट था ऑफेंस। उनका इफेक्ट जो है ऑफेंस था।
मतलब किसी को खाना ना देना, ओमिट करना फूड देने से, वो भी एक ऑफेंस होता है। एंड दूसरा, किसी को मारना, बीट करना, वो भी एक ऑफेंस होता है। ये जो ओमिशन है एंड जो एक्ट है, इसका इफेक्ट जो है वो ऑफेंस है। पर जो होल इफेक्ट आया है यहाँ पर होल इफेक्ट जो है क्या आया है, डेथ हुई है यहाँ पर जेड की। वो जो इफेक्ट आया है पहले खाना ना देने से आया है, फिर उसको मारने से आया है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर जो इफेक्ट आया है उसकी डेथ का आया है, वो एक ही ऑफेंस होगा, वो मर्डर मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ए जाके ये कह दे कि मैंने तो खाना नहीं दिया था या फिर मैंने तो उसको मारा था, मेरे को इनकी ही सज़ा दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो इफेक्ट आया है पार्टली ओमिशन करके, पार्टली एक्ट करके, तो वहाँ पर उसका जो दोनों को मिला के जो इफेक्ट आया है, उनको मिला के जो ऑफेंस आया है, उसके लिए ए को सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 37, जिसकी हेडिंग है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। मतलब कि कोऑपरेशन, मिलजुल कर, कई लोगों ने मिलजुल कर एक ऑफेंस करा है। एंड जो ऑफेंस है वो सेवरल एक्ट से हुआ है। उस ऑफेंस को करने में कई सारे एक्ट लगे हैं, तब जाके वो सेवरल एक्ट से वो ऑफेंस हुआ है एंड बाय कोऑपरेशन हुआ है, मिलजुल कर वो ऑफेंस किया गया है। बेरेट कह रहा है कि वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, जहाँ पर एक ऑफेंस कमिट किया गया है सेवरल एक्ट से, कई एक्ट जो हैं हुए हैं तब जाके वो ऑफेंस हुआ है। तो जिस पर्सन ने भी इंटेंशनली कोऑपरेट किया है उस एक्ट में, जिस एक्ट से मिलकर वो ऑफेंस बना है, जिसने भी अपना सहयोग दिया है उन एक्ट्स में जिन एक्ट से वो ऑफेंस बना है, तो वहाँ पर जिसने भी कोऑपरेट करा है, आइदर सिंगली और जॉइंटली, बेशक वो सिंगली उसने कोई एक्ट करा है फिर जॉइंट करके वो एक्ट किया हो, उस पर्सन ने वहाँ पर ऑफेंस कमिट करा है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए और बी जो हैं आपस में एग्री करते हैं कि हम जेड का मर्डर करेंगे। एंड कैसे वो जेड का मर्डर करेंगे, उसको डिफरेंट टाइम पे छोटी छोटी डोज हम पॉइजन जहर की देंगे जेड को, जिससे वो कुछ टाइम बाद मर जाएगा। ए एंड बी प्लान के अकॉर्डिंग जो जेड के खाने में या फिर जो भी किसी भी चीज़ में जेड को पॉइजन देते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोज। जेड की वहाँ पर डेथ हो जाती है क्योंकि उसने थोड़े थोड़े जो पॉइजन की डोज दी थी ए एंड बी, उसकी वजह से जेड की डेथ हो जाती है। हेयर ए एंड बी, यहाँ पर ए और बी ने मिलकर आपस में मर्डर कराया है जेड का। कैसे मर्डर हुआ, यहाँ पर उन दोनों ने ऐसा एक्ट किया है जिससे डेथ कोज हुई है। उन्होंने स्मॉल डोजेस पॉइजन की दी हैं, कई सारे एक्ट से मिलकर एक ऑफेंस कोज हुआ है एंड वहाँ पे दोनों का कॉर्पोरेशन था, तो दोनों के दोनों गिल्टी होंगे यहाँ पर मर्डर के लिए। बेशक वहाँ पर उनके एक्ट्स जो हैं सेपरेट थे, देयर आर सेवरल एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स थे, सेपरेट एक्ट्स से, पर दोनों ने जॉइंटली कोऑपरेशन करके मर्डर करा है, तो दोनों लायबल होंगे। बी जो इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए एंड बी जो है जेलर्स हैं एंड जे उन दोनों के पास जो है चार्ज है जेड का। जेड कौन है? जेड एक प्रिजनर है, जेड का चार्ज है ए एंड बी के पास। एंड ए एंड बी की अल्टरनेटिवली उस जेल में 6-6 घंटे पर ड्यूटी है, पहले 6 घंटे ए की ड्यूटी है, फिर 6 घंटे बी की ड्यूटी है। तो ए एंड बी क्या करते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जेड को मारेंगे। आपस में वो कोऑपरेट मिलकर क्या डिसाइड करते हैं कि हम जेड को खाना ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से जेड की डेथ हो जाएगी। मतलब जब ए की ड्यूटी होगी वो भी खाना नहीं देगा जेड को, जब बी की ड्यूटी होगी तब वो खाना नहीं देगा जेड को। ऐसे ही वो करते हैं, जेड डाइज ऑफ हंगर, जेड जो है भूख से मर जाता है। तो यहाँ पर ए एंड बी जो है दोनों गिल्टी होंगे मर्डर के लिए। जेड का जो मर्डर है दोनों ने मिलकर करा है। ये जो मर्डर है सेवरल एक्ट से हुआ है, कोऑपरेशन से हुआ है, एंड वो जो सेवरल एक्ट्स हुए हैं वो सेवरल एक्ट से मिलकर एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो यहाँ पर दोनों लायबल होंगे जॉइंटली। सी जो इलस्ट्रेशन कहता है, ए जो है एक जेलर है एंड उसको चार्ज मिला हुआ है जेड का, जेड एक प्रिजनर है। तो ए की यहाँ पर इंटेंशन होती है कि वो जेड की डेथ कॉज कर दे, जेड को मैं मार दूँ, ए की ये इंटेंशन होती है। तो वहाँ पर जो ए है वो जेड को खाना नहीं देता, ओमिट करता है टू सप्लाई जेड विद फूड, जिसकी वजह से जेड जो है कमज़ोर हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। पर वो जो स्टारवेशन और जो भुखमरी होती है वो इतनी नहीं होती जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाए जेड की। ए जो है खाना तो नहीं देता पर वो इतना सफिशेंट नहीं होता, वो कमज़ोर ही बनाता है, वो 2-3 दिन नहीं देता होगा मान लीजिए, जिसकी वजह से जेड कमज़ोर हो जाता है। तो क्या होता है, ए इज़ डिसमिस फ्रॉम हिज ऑफिस, ए जो है डिसमिस हो जाता है अपने ऑफिस से, एंड बी सक्सीड हिम, एंड बी जो है नेक्स्ट जेलर आ जाता है। अब यहाँ पर जेड की क्या हालत है, जेड जो है यहाँ पर कमज़ोर है, बी आ जाता है वहाँ पर नया जेलर। बी जो है बिना कॉल्यूजन के, बिना कोऑपरेशन विद ए, बिना मिलजुल कर
कोई सहयोग, बिना सहयोग के ए से, वो ए से कोई बात वगैरह नहीं करता, इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड विद फूड, वो जेड को खाना नहीं देता, बी भी यहाँ पर आके जेड को खाना नहीं देता। एंड यहाँ पर बी को पता होता है कि अगर मैंने खाना नहीं दिया, जेड जो है पहले से वीक है, अगर मैंने खाना नहीं दिया तो जेड की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। यहाँ पर जेड डाइज ऑफ हंगर, जेड जो है मर जाता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता। अब यहाँ पर क्या होगा, बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, बी जो है गिल्टी होगा मर्डर के लिए, पर यहाँ पर ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, यहाँ पर ए की कोई कोऑपरेशन नहीं थी बी के साथ, तो यहाँ पर ए जो है सिर्फ गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए। यहाँ पर सेवरल एक्ट्स तो थे, पहले ए ने भूखा रखा, बी ने भूखा रखा, सेवरल एक्ट्स तो थे जिसकी वजह से वो डेथ हुई है जेड की, पर ए और बी जो दोनों जेलर उनके बीच में कोऑपरेशन ही नहीं था, तो यहाँ पर बी को तो मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा एंड ए को सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो है बी ने उसको जेड को मारा है। तो यहाँ पे हमको समझ आया कोऑपरेशन होना जरूरी है, जब सेवरल एक्ट से एक ऑफेंस कमिट करें तब वो पर्सन्स जो हैं जॉइंटली लाइबल होंगे। सेक्शन 37 हुआ, सेक्शन 38 पर आते हैं। सेक्शन 38 की हेडिंग है पर्सन कंसर्न्ड इन द क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो ये कह रहा है कि वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज और कंसर्न इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, जहाँ पर कई लोग, देयर आर सेवरल पर्सन, मान लीजिए 3 लोग हैं, वो एक क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। तो वहाँ पर वो जो एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, कई लोग, 3 लोग मिलके मान लीजिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो एक एक्ट कर रहे हैं तो उस एक्ट को करते हुए वो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए गिल्टी भी हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा है ये सेक्शन 38। इसका जो इलस्ट्रेशन बेल एक्ट में दिया गया है वो ना, उसको छोड़कर मैं एक और इलस्ट्रेशन बताता हूँ, ये आप दिमाग में रखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा ये सेक्शन। मान लीजिए 3 लोग हैं ए, बी और सी, वो एक घर में जाते हैं चोरी करने रात को, ठीक है, वो चोरी कर लेते हैं, तीनों सामान वगैरह उठा लेते हैं वहाँ से। अब जब चोरी करके वो लौट रहे होते हैं तो वहाँ पर सी क्या देखता है, सी देखता है वहाँ पर एक आदमी सोया हुआ है जिसका नाम जेड है, एंड सी की जेड के साथ पुरानी 10 साल पुरानी दुश्मनी है। तो वहाँ पर सी क्या करता है, जैसे ही वो जेड को देखता है वो अपने बैग में से चाकू निकालता है, वो जेड को मार देता है वहीं पे, जिसकी वजह से जेड की जो है डेथ कॉज हो जाती है, जेड वहाँ पर मर जाता है। तो वहाँ पर ए, बी और सी क्या एक्ट करने गए थे, क्या क्रिमिनल एक्ट करने गए थे, थेफ्ट, चोरी करने गए थे उस घर में, पर वहाँ पर सी जो है, सी की पहले की दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने वहाँ पर ऑफेंस दूसरा कमिट कर दिया। तो यहाँ पर ए एंड बी वहाँ पर उस मर्डर के लिए जो सी ने करा है उस मर्डर के लिए गिल्टी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे गिल्टी? बिकॉज जो सी की इंटेंशन थी वो ए और बी की इंटेंशन नहीं थी। यहाँ पे जो कॉमन इंटेंशन, जो मेन एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जॉइंट लायबिलिटी का, वो एब्सेंट था यहाँ पर। तो सी को यहाँ पर मर्डर के लिए अलग से चार्ज किया जाएगा। वही ये सेक्शन 38 कह रहा है कि दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। जब एक क्रिमिनल एक्ट को करने जा रहे हैं कई लोग, तो वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए भी गिल्टी हो सकते हैं, यही कह रहा है सेक्शन। इसका इलस्ट्रेशन जो बेल एक्ट में दिया गया है वो देखते हैं। ए जो है अटैक करता है जेड को, such substance of grave provocation, that is killing of Z would only be amount to culpable homicide not amounting to murder। ए जो है Z को अटैक करता है, एंड वो जो ए अटैक कर रहा है वो ऐसा अटैक है, वो उकसाया हुआ है Z ने, Z की तरफ से प्रोवोकेशन आया हुआ है जिसकी वजह से ए अटैक कर देता है। एंड ए जो अटैक कर रहा है वो सिर्फ कल्पेबल होमोसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। 300 सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये एक्सेप्शन दिए हुए हैं मर्डर के कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है तो वो कल्पेबल होमोसाइड होता है, मर्डर नहीं होता। तो ए को प्रोवोक किया गया है जेड के द्वारा, तो वो अगर वो जेड को अटैक कर देगा तो वहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड कमिट होगा, अब मर्डर कमिट नहीं होगा। तो वहाँ पर बी क्या है, बी वहीं पर खड़ा होता है। बी की दुश्मनी होती है मान लीजिए जेड से, बी की दुश्मनी होती है, बी हेट करता है जेड से, एंड बी चाहता है कि जेड मर जाए। तो बी क्या करता है, ए को असिस्ट करता है जेड को किल करने में। बी को कोई प्रोवोकेशन नहीं मिला हुआ, फिर भी वो जेड के खिलाफ इलविल रखते हुए ए को असिस्ट करता है। वो मान लीजिए हथियार दे देता है कोई ए को कि मार दे इसको जेड को। तो यहाँ पर ए एंड बी ने क्या करा है, डेथ कॉज करी है। पर यहाँ पर बी जो है गिल्टी होगा मर्डर के लिए, बट ए जो है इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। दोनों ने डेथ तो कॉज की है, पर दोनों का जो गिल्टी होंगे जो दोनों वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए होंगे। सो ये हो गया हमारा सेक्शन 38।
यही हमारा सेक्शन 35 से लेकर 38 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियोस मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। आप कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एंड जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।